हेलो एवरीवन, मेरे एक अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम स्टेट जुडिशरी कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। उसके अंतर्गत हम जो एमपी का है, आपके छत्तीसगढ़ का हो गया, राजस्थान का हो गया, तो तीनों कोर्स को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ में पढ़ रहे हैं। जो कॉमन होगा उसको कॉमन के हिसाब से, जो आपके लोकल लॉ है उसके हिसाब से अलग अलग स्टेट वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ रैंक कंट्रोल 2011, ठीक है, पार्ट 1 है, उसको हम डील करने वाले हैं। तो जो छत्तीसगढ़ के जो विद्यार्थी हैं या जो छत्तीसगढ़ को मतलब टारगेट कर रहे हैं, उनका एग्जाम को जो भी होने वाला आपके, तो उसके रिगार्डिंग आपके जो लोकल व छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 उसको हम अभी डील करेंगे। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ क्या है कि ये जो 2011 का जो एक्ट था ना साथियों, ध्यान में रखना, ये जो 2011 का था ना, क्या 2011 से पहले कोई एक्ट नहीं था? था। कौन सा था? कौन सा था? बताओ भाई। 1961 का था। तो इस 1961 को क्या किया, बदल कर 2011 एक्ट लाया गया। ठीक है, एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखोगे आप? कि देखिए, ये देखिए, छत्तीसगढ़ बाढ़ नियंत्रण अधिनियम 2011 होगा। ठीक है, ये जो कि आपके पूरा अप्लाई होगा छत्तीसगढ़ स्टेट के अंतर्गत। ठीक है, कहां पर होगा? ये जो जितना भी छत्तीसगढ़ का ये जो पार्ट है, अपने जो भारत का ये जो मैप है, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो संपूर्ण आपका RCA एक्ट है, ये क्या होता है, वहां पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये जितने भी छत्तीसगढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, वो वहां पर ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्या होता है रेंट कंट्रोल, यानी किराए के संबंध में जो भी अपन किराए पर देते हैं, दुकान लेते हैं, चाहे वो अपन होम भी वगैरह लेते हैं, किराए पर घर वगैरह लेते हैं, तो उनका किस प्रकार से किराया होगा, किस प्रकार से वो टेनेंट है लैंडलॉर्ड के साथ में व्यवहार रखेगा, किस प्रकार से वो टेनेंट लैंडलॉर्ड का जो किराया वगैरह है उसको इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, वो सारा कुछ मैटर इसके अंतर्गत होगा। अगर ऐसे कोई भी घटना घटित हो जाती है तो वहां पर अपन कहाँ पर जाएंगे, तो रेंट अथॉरिटी के अंतर्गत जाएंगे। वो सारा कुछ जो होगा वो इसके अंतर्गत अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए, हर स्टेट के अंतर्गत ये होता है, छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे एमपी का हो, हर राज्य के अंतर्गत अलग अलग रेंट कंट्रोल होता है। ठीक है, एमपी का एमपी अकोमोडेशन एक्ट होता है। ठीक है, पता है ना आपको? हाँ, चलिए, देखिए, छत्तीसगढ़ आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ बाढ़ नियंत्रण अधिनियम 2011 इसको कहा जाएगा। इसका जो एक्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, 19। इसको आपको ध्यान में रखना है, एक्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 19 2012 का हो जाएगा। ठीक है, तो 2012 का ये एक्ट है आपके, और मतलब 2011 का तो है। इसका जो एक्ट आपके अधिनियम संख्या है वो क्या हो जाएगी, 19। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान, मेन बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको मैं स्टार कर देता हूं कि 1961 का एक्ट था। क्या था? 1961 के एक्ट को बदल कर क्या किया, 2011 का जो अधिनियम है वो बनाया गया। ठीक है, द एक्ट 1961 एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द 2011 एक्ट। ठीक है, ध्यान में आ गया ना? तो 1961 के अंतर्गत क्या था कि भाई जो आपके एमपी एकोमोडेशन एक्ट, पहले क्या आती कि वो छत्तीसगढ़ राज्य उसको शामिल था वहां पे, तो इस वजह से क्या है कि वो 1961 का चल रहा था। धीरे धीरे इसको क्या है, अलग कर दिया छत्तीसगढ़ और एमपी को, तो वैसे अलग होने के बाद में इसको 2011 का अलग से बना दिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब दूसरा बात आपको क्या ध्यान में रखना है, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे साथियों। अब इसका मेन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, एक सेकेंड, ये लीजिए। अब इस अधिनियम को बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य है, ठीक है, सरकार का, क्यों हमने 2011 का जो अधिनियम है वो लेके आए, क्या 1961 के एक्ट को हम नहीं चला सकते थे, क्या नहीं उसको यूज कर सकते, नहीं। तो अब 219 सॉरी 1961 का जो एक्ट था ना, उसको बदलकर 2011 कर दिया। उसमें कुछ कमियां थी, या वो आपके जो एमपी का जो कानून वगैरह था, तो वहां पे उसको भी कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब हमारा 2011 हो गया, उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि जो रेंट, जो आपके एडजुडिकेशन है, यानी जो न्याय निर्णय किराए से संबंधित, उसको कौन करेगा, अधिकरण करेगा, ट्रिब्यूनल करेगी। ठीक है, दूसरा है ऐसा है कि जो लीज दी गई है आपके, उसके जो प्रमोशन है, पट्टे पर जो प्रमोशन दिया जाता है उसका किया जाएगा। जो आपके टेनेंट वगैरह है, चाहे उसके लैंडलॉर्ड वगैरह है, तो उनके जो इंटरेस्ट है, क्या किया जाएगा, उनका जो इंटरेस्ट है, उनको, जो उनका लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो बैलेंस है, उसको क्या किया जाएगा,
बराबर रखा जाएगा। ठीक है, हितबद्ध उनका जो बैलेंस होगा उनको सुरक्षित रखा जाए करने के लिए। ठीक है, तो टेनेंट और लैंडलॉर्ड जो आपके किराएदार और भूस्वामी, क्या कहेंगे इनको, किराएदार और भूस्वामी। ठीक है, अब इनके बीच में जो कुछ भी बात होती है, व्यवहार होता है, तो इनके हितों की रक्षा के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से उसको ध्यान में रखना है। तो आप क्या कहोगे, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल से संबंधित जो किराया का जो न्याय निर्णय है वो अधिकरण के द्वारा किया जाएगा, और इसके अंतर्गत जो किराएदार है या भूस्वामी है, इनके हितों की सुरक्षा के लिए या लीज के प्रमोशन के लिए ये इस एक्ट को लाया गया, इस एक्ट को बनाया गया। समझ में आ गया ना, यहाँ तक इसका ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। हम और आगे भी इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए, अब यहाँ तक समझ में आने के बाद में कुछ और चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, अच्छा, चलिए, ओके बेटा जी, आ जाओ आ जाओ। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल है ना, तो वहां पर कितने सेक्शन लेकर बैठा है ये, एक्ट नंबर क्या है, कब अप्लाई हुआ, राष्ट्रपति की जो अनुमति उसको कब मिली, गवर्नर की अनुमति कब मिली, कब लागू हुआ, और इसके अंतर्गत कितनी शेड्यूल है। ठीक है, तो ये चीज आपको भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ बाढ़ नियंत्रण अधिनियम 2011, ठीक है, रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 होगा। टोटल जो सेक्शन होंगे इसमें 14 होगा। कितने सेक्शन होंगे, 14। कुल धाराएं कितनी होगी इसमें बताती हूँ, 14 होगा। एक्ट नंबर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 2012 का। गवर्नर यानी जो राज्यपाल है उसकी आपको सहमति वो कब मिली, 23/5/2011 को। ठीक है, कब मिली, ध्यान में रखना, डेट से संबंधित आपके एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक, और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की जो सहमति आपको 5/10/2011 को मिली। ये कब अप्लाई होगा, पब्लिश कब हुआ इन राजपत्र में, तो 6/11/2012 को ये पब्लिश्ड हो गया। 3 डेट है, तीनों डेट आपको ध्यान में रखनी है। कब कब, गवर्नर की 23/5/2011, राष्ट्रपति 5/10/2011, और लागू कब हुआ, 6/11/2012 को। ठीक है, हाँ, ये अधिनियम आपके 4 शेड्यूल को लेकर बैठता है। ठीक है, 4 शेड्यूल इसके अंतर्गत है। सबसे पहले जो शेड्यूल आपके इसके अंतर्गत बताई जाएगी, सबसे पहले जो शेड्यूल है आपके इसमें, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। अनुसूची आपके 1, 2, 3, 4 इसमें अनुसूचियां इसमें बताई गई है। सबसे पहले ये बताता है कि जो किराएदार है, किराएदार के जो अधिकार है उसके बारे में बात करता है, यानी जो टेनेंट के राइट है उसके बारे में बात करेगा, फर्स्ट शेड्यूल। दूसरे शेड्यूल है आपके इसमें लैंडलॉर्ड यानी भूस्वामी, भूस्वामी के जो अधिकार है उसके बारे में यह बात करता है। तीसरा है कि लैंडलॉर्ड की जो भी बाध्यता है, ऑब्लिगेशन कुछ भी होगा, उसको वो थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत देखा जाएगा। जो भी भूस्वामी की क्या क्या बाध्यताएं हो सकती है वो आपके थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत होता है। फिर टेनेंट की जो बाध्यता है वो सारा कुछ आपके फोर्थ शेड्यूल में रखा गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यस या नो। यानी फर्स्ट आपके टेनेंट का राइट, सेकंड आपके लैंडलॉर्ड का राइट, तीसरा आपके क्या बताएगा, लैंडलॉर्ड की बाध्यता ऑब्लिगेशन, चौथा आपके टेनेंट की ऑब्लिगेशन बाध्यता। 4 शेड्यूल है। इसमें से आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। आपको फर्स्ट शेड्यूल कौन सी है, सेकंड शेड्यूल कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, ये आपको नाम याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत भी आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके जो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल जो अधिनियम बनाया गया है उसमें आपके प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो किराएदार के जो अधिकार बताए गए हैं उनमें कितने क्रमांक से या कितने क्रमांक या कितने बिंदु बताए गए हैं, तो बिंदुओं को भी यानी कितने पॉइंट्स बताए गए हैं कि कितने इसके अंतर्गत पॉइंट है, उससे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे रखा है कि जो टोटल पॉइंट नंबर इन शेड्यूल, ठीक है, तो 8 इसके अंतर्गत शेड्यूल जो पॉइंट रहेंगे। लैंडलॉर्ड के जो राइट होंगे वो इसमें 12 रहेंगे। जो लैंडलॉर्ड की जो बाध्यता है इसमें 13 रहेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, आपके 10 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। अब हम बात कर रहे हैं इस एक्ट का जो उद्देश्य क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने पहले समझाया था, लेकिन अब हम थोड़ा सा उसको और आगे एक्सटेंड करते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है ना बराबर, यस या नो। ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, चलिए,
अब देखिए इस अधिनियम का जो आपके ऑब्जेक्ट है ना, उसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या है। हालांकि हमने उसको नोट्स में भी देखा था, जो डायग्राम था आपका, फिर भी हम उसको क्या करते हैं, अब इसमें देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है अधिनियम का। कि भाड़े से संबंधित यानी किराए से संबंधित विषय पर जो कुछ भी आपका सब्जेक्ट मैटर होगा उसके अधीन अधिकरण के द्वारा न्याय निर्णय किया जाए, तो यही हमने उसको एरो में समझा था। फिर भवन स्वामी या किराएदार के हितों को संतुलित रखने के लिए, चाहे वो वास सुविधा हो, जो रहने का उनकी सुविधा वगैरह हो, सुख सुविधा, भाड़े पर किराए पर दिए जाने की जो प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने हेतु अधिनियम को बनाया जाएगा, ये अधिनियम कहलाएगा। ठीक है। एन एक्ट encourage the practice of giving housing facilities on rent by adjudication on matter related to rent by the tribunal or balancing the interest of the building owner और टेनेंट। ठीक है, किराएदार और जो भूस्वामी लैंडलॉर्ड उनके बीच में क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक समझ में आ गया उद्देश्य। अब दूसरा इसमें ये आपको दिया ध्यान में रखना है। हाँ, ये कभी कभी पूछ लेता है, तो इतना 62वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ था। इतना पूछा नहीं गया, अभी कभी भी किसी भी एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है, तो एक बार आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन से चैप्टर है, जो इसका कंटेंट कह सकते हैं अपन। ठीक है, विषय सूची। सबसे पहले ये जो सेक्शन लेकर बैठता है, 14 सेक्शन, आपको पता है टोटल सेक्शन कितने इस एक्ट में, 14 है। 4 आपके शेड्यूल है। ठीक है, पहली शेड्यूल कौन सी है, टेनेंट की राइट के बारे में। दूसरी शेड्यूल कौन सी है आपके, लैंडलॉर्ड के राइट के बारे में। तीसरी शेड्यूल कौन सी है आपके, लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन के बारे में। और चौथी शेड्यूल कौन सी है आपके, टेनेंट की ऑब्लिगेशन के बारे में। तो ये 4 शेड्यूल आपको ध्यान में रखनी है। पहली टेनेंट के राइट, दूसरा लैंडलॉर्ड का राइट, तीसरा लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन, चौथा क्या जाएगा, आपके टेनेंट के ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये 4 शेड्यूल है। और चारों शेड्यूल के अंतर्गत 8, हाँ वो भी आपको अगर ध्यान में रख सको तो वो भी आपको ध्यान में रखना, कौन से पॉइंट। चलिए दूसरा इसमें यह बताया गया है कि जो सबसे पहले इसका जो संक्षिप्त नाम होगा, विस्तार, प्रारंभ यानी शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड और कमिटमेंट वगैरह बताया जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम अभी देखेंगे नेक्स्ट। चलिए फिर सेकंड में क्या बताया गया है, डेफिनेशन के बारे में बताया गया, परिभाषाएं। ठीक है, तीसरा इसमें छूट के बारे में, एग्जम्पशन के बारे में बताया गया, क्या कितनी छूट रखी जाएगी उसके बारे में बताया गया है। फिर चौथा इसमें सेक्शन होगा अभिवृत्ति अनुबंध यानी टेनेंसी जो एग्रीमेंट वगैरह होगा, इसके बारे में सेक्शन 4 आता है। अमूमन ये जो सेक्शन 4 है आपके, इसमें आपसे क्वेश्चन वहां पे दिखाई देंगे। ठीक है, और ये वाला जो छूट वाला है, इसमें जो आपका फिगर होगा उससे संबंधित आपको उसमें क्वेश्चन दिखाई देगा। तो ये एक तो मैं ये कर देता हूँ और एक ये कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट। फिर आपसे जो कह सकते हैं कि जो सेक्शन बेस है, 5वां जो क्वेश्चन धारा है आपके सेक्शन है, ये आपके वहां पे सीधा पूछा सकता है, 12 सहमति के अनुसार होगा। ठीक है, किसके सहमति के होगा, किसके होगा, कौन होगा भाई बताओ। रेंट टू बी एज एग्रीड टेनेंट और लैंडलॉर्ड की सहमति के अकॉर्डिंग होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये सेक्शन 5 आपके सेक्शन बेस भी है और सीधा क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है। फिर भारत नियंत्रण आपके अधिकरण का जो गठन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, ये आपका सेक्शन 6 में बता रखा है। फिर सेक्शन 7 में आपके भारत नियंत्रण की स्थापना की जाएगी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर की आपका होगा, आरसी जो होगा, जो कंट्रोलर होगा, वो सेक्शन 7 में आता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा साथियों, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की जो पावर है या उनको क्या क्या उनको फंक्शन वगैरह दिए जाएंगे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, तो वो सेक्शन 8 के अंतर्गत आता है। फिर आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 ये कहता है कि भाड़ा नियंत्रण की जो शक्तियां कृत्य वगैरह होगी उसके वगैरह पावर और फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोल। रेंट कंट्रोल कहाँ पर आता है आपके 7 के अंतर्गत। ठीक है, तो वहां पर इसकी जो 7 के अंतर्गत उसकी स्थापना की जाएगी और आपको यहाँ पे पावर यहाँ पे सेक्शन 9 में दी जाएगी। फिर आता है यहाँ पे सेक्शन 10, भाड़ा नियंत्रण और नियंत्रक भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। अब क्या प्रोसेस वो अपना सकता है उसके बारे में सेक्शन 10 बात करेगा। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन 11 आता है,
जो भी ऑर्डर होगा उसको एग्जीक्यूशन किया करवाया जाएगा, ऑर्डर होगा उसका निष्पादन होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। ठीक है। सेक्शन 12 क्या कहता है? भवन स्वामी तथा किराएदार के अधिकार और बाध्यताएं। अब आपके जो सेक्शन 12 है, भवन स्वामी और किराएदार के जो अधिकार और बाध्यता है, ये आपके सीधा शेड्यूल से रिलेट करेगा। ठीक है। कौन से शेड्यूल से? 3 और 4 से। ठीक है। हाँ, अधिकार और बाध्यता है 1, 2, 3, 4, ये सेक्शन आपके सीधा वहां पे रेफर करता है। चलिए, उसके बाद में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 13 की। सेक्शन नंबर 13 कहता है कि भाई अगर आपको कोई भी ऑर्डर वगैरह दिया और उसका एग्जीक्यूशन हो गया और नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो भाई? आप अपील कर सकते हो। भाई जो ऑर्डर है आपका अगेंस्ट में आ गया या कुछ और हो गया है, आप चाहते हो, संतुष्ट नहीं हुए उस ऑर्डर से, तो आप क्या कर सकते हो? अपील में जा सकते हो। ठीक है। तो अपील का भी यहाँ पे प्रावधान सेक्शन 13 के अंतर्गत रखा गया है। अब यहाँ पे जो सेक्शन 13A है, ठीक है, यानी रूल बनाने की जो पावर है, वो पावर ऑफ मेकिंग रूल्स, ठीक है, ये आपके अभी जोड़ा गया है। कब? 2015 के अंतर्गत। ठीक है। कब जोड़ा गया? 2015 के अंतर्गत इसको ऐड किया गया। फिर आता है इसमें रिपील और सेविंग क्लोज, जो कि आपके निरसन और व्यावर्ती क्लोज होता है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। और जो कुछ भी इसमें रूल वगैरह बनाया जाएगा वो कौन बनवाएगा? स्टेट गवर्नमेंट आपके बनाएगी। ठीक है। किसके रिगार्डिंग बनाएंगे? जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के अंदर जो सेकंड नंबर क्लोज है, जो अदर जो आपके टेरिटरीज है उससे संबंधित रिगार्डिंग कुछ भी हो, तो वहां पर ये सेक्शन 13A के तहत क्या किया जाएगा? रूल बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है। तो दिल थाम के रखना साथियों, हम इसके जो नेक्स्ट लेवल है वो हम वहां पर चल रहे हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जो रेंज है वो समझ में आ गई ना? 14 सेक्शन थे, 4 शेड्यूल थी। समझ में आ गया बराबर? पहला सेक्शन कौन सा था? प्रारंभिक या प्रीलिमिनरी के बारे में। ठीक है। दूसरा क्या था? बताइए। दूसरा क्या था? डेफिनेशन। ठीक है। तीसरा क्या था? एग्जेप्शन, छूट। चौथा क्या? टेनेंसी एग्रीमेंट। ठीक है। पांचवा क्या था? भाड़े का सहमति के अनुसार दिया जाएगा, यानी जो रेंट है वो किसके एग्रीड किया जाएगा? टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में। 6 क्या था आपके? बताइए। जो आपके रेंट कंट्रोल है उसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है। गठन वगैरह किया जाएगा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के बारे में। फिर जो 7 के अंतर्गत आपके रेंट कंट्रोल की स्थापना की जाएगी। ठीक है। उसके बाद में आपसे आ जाएगा पावर और फंक्शन के बारे में, आ जाएगा 8 और 9 के अंतर्गत। सेक्शन 7 में तो आपका आ जाएगा, सॉरी, सेक्शन 8 में आ जाएगा जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है उसकी पावर और फंक्शन के बारे में बात की जाएगी। और फिर आपके सेक्शन जो 9 है वो वहां पे बात की जाएगी रेंट कंट्रोल के जो पावर और फंक्शन के बारे में सेक्शन 9 बात करता है। ठीक है। फिर सेक्शन जो 13 है आपके जो भाड़ा नियंत्रक है, उसके अंतर्गत जो आपके अधिकार द्वारा और जो अपने जाने वाली जो प्रोसेस है उसके बारे में बात की जाती है। उसके बाद में सेक्शन 11 आपके एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर आता है। फिर सेक्शन जो 12 है वो आपका जो भवन स्वामी और टेनेंट, ठीक है, किराएदार और जो लैंडलॉर्ड है उनकी जो ऑब्लिगेशन है या इनकी जो राइट्स है इनसे संबंधित होगा। फिर सेक्शन 13 अपील के बारे में बात करता है। फिर 13A क्या बात करता है कि भाई आपको नियम बनाने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, जो भी चेंज वगैरह करना है अदर टेरिटरीज के अंतर्गत, तो वो सेक्शन 13A अप्लाई हो जाएगा। इसको कब ऐड किया गया था? 2015 के अंतर्गत ऐड किया गया था। फिर सेक्शन 14 सेविंग क्लॉज और रिपील्स के बारे में बताता है। तो ये सेक्शन 14 आपको ऐसे याद करना है। देखिए, मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ उसको कैसे याद करोगे आप। देखिए, सबसे पहले इसमें अगर आप क्या कर सकते हो, 1 प्रारंभिक या प्रीलिमिनरी हम बात कर सकते हैं। ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें तो ये 2 सेक्शन लेकर बैठता है, 1 और 2। 1 में आपके इसका शॉर्ट टाइटल वगैरह हो गया और दूसरा इसमें ये हो गया डेफिनेशन। दूसरा आप इसमें ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है, दूसरा आप इसमें क्या करोगे? एग्जम्पशन यानी छूट के बारे में ध्यान रखोगे। दूसरा आप इसमें क्या ध्यान रखोगे? छूट के बारे में, जो कि सेक्शन 3 को लेकर आता है। फिर आप तीसरा इसमें यह ध्यान में रखोगे जो आपके रेंट एग्रीड होता है ना, रेंट एग्रीड
और आप इसमें जो आपके टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में यानी कह सकते हैं बाड़ा अभिधर्ती, ठीक है। वो आपके इसमें आता है क्या, 3 और 4 के अंतर्गत, ठीक है। 3 के अंतर्गत आपके हो जाएगा अभिधर्ती अनुबंध, टेनेंसी जो आपके एग्रीमेंट वगैरह है, अनुबंध। फिर इसमें आप चौथा ये ध्यान में रखोगे जो बाड़ा सहमति के अनुसार। उसके बाद में आप ये ध्यान में रख सकते हो जो आपके होगा पावर सॉरी गठन और स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट, हाँ। तो वहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, 6 और 7। फिर आप ये ध्यान में रख सकते हो पांचवा पॉइंट में जो इसके पावर वगैरह होंगे, पावर और फंक्शन, ये आपके 8 और 9 के अंतर्गत आता है। फिर आप ये ध्यान में रख सकते हो पावर ऑफ फंक्शन हो गया, उसके बाद में प्रोसीजर और एग्जीक्यूशन, प्रोसीजर और एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन निष्पादन, ठीक है। ये आपके कहां पे आता है, 10 और 11 के अंतर्गत, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। उसके बाद में आप ये ध्यान में रख सकते हो यहाँ पे सातवां पॉइंट, क्या ध्यान में रखोगे कि भाई इनका अगर अपील वगैरह आपको करनी है, सॉरी राइट वगैरह ऑब्लिगेशन है ना, सही है ना, ये राइट और ऑब्लिगेशन के बारे में। तो ये आपका होगा कितना, सेक्शन 12 इकलौता। फिर आपके 8 नंबर में आपको क्या आता है, अपील, 13। फिर इसमें 9 नंबर में आपके आएगा रूल मेकिंग, 13A। फिर इसमें आता है आपके रिपील और क्या है, सेविंग क्लॉज, ठीक है, सेक्शन 14। और 4 शेड्यूल है। पहली टिनेंट की आ जाएगी, दूसरी लैंडलॉर्ड के राइट हो जाएंगे, तीसरी लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन हो जाएगा, चौथी आपके हो जाएगा टिनेंट की ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये 4 आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया आपको, 14 सेक्शन बराबर माइंड में सेट हो गए ना, यस या नो। 14 के 14 सेक्शन आपको माइंड में सेट हुए या नहीं हुए, हो गए, नहीं हुए तो एक बार इसको वापस से देख लेना, ठीक है। लेकिन आपको कंट्रास्ट करना है, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है। 2-4 बार करोगे ना तो आपको कंट्रास्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट उसको देखते हैं। जो आपके छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल है साथियों, छत्तीसगढ़ जो रेंट कंट्रोल है ना आपका, तो वो कहाँ पर अप्लाई होता है और कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं। यानी जो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल है 2011, उसकी एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी, कहाँ पर लागू होगा कहाँ पर लागू नहीं होगा, उन 2 सेक्शन का हम अभी जिक्र करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझना इसको, ठीक है। और हर एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करना, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आए तो वापस में इसको पूछ लेना, ठीक है। चलिए देखिए, 2 सेक्शन हम अभी डील करने वाले हैं, एक तो पहला सेक्शन और एक सेक्शन नंबर 3, ठीक है। पहला सेक्शन क्या कहता है कि भाई मैं छत्तीसगढ़ का जहां पर भी जितना एरिया होगा वहां पर लागू रहूंगा। कुछ बातें ऐसी होगी कि भाई मैं कुछ पार्ट के अंतर्गत मैं वहां पर लागू नहीं होऊंगा, तो वो सेक्शन 3 बात करेगा, ठीक है। तो पहले हम लागू होने वाली बात है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जहां पर वो लागू नहीं होता है। सब समझ गए ना साथियों। चलिए अब देखिए इसमें क्या बात बताई गई है। सबसे पहले शीर्षक यानी आपके शॉर्ट टाइटल है उसके बारे में बात करते हैं। क्या होगा इसका शॉर्ट टाइटल, कि छत्तीसगढ़ बाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 इसका शॉर्ट टाइटल रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक्सटेंड, इसका विस्तार कहां तक है, तो ये नगर पालिका क्षेत्र यानी जो म्युनिसिपल एरिया है
वहां पर राज्यों के जिला मुख्यालय के रूप में होगा, यानी जो नगर पालिका जो क्षेत्र है जो राज्यों के जिला मुख्यालय के रूप में लागू होता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये समझना है। दूसरा आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है कि जो म्युनिसिपल एरिया है विच आर कंप्रेसिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कहां पर हो जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का अंतर्गत होगा जो स्टेट के अंतर्गत बताया जाएगा। ठीक है, जो नगर पालिका क्षेत्र में जो राज्यों के जो जिला मुख्यालय है वहां पर वो क्या होगा, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल आपके बाड़ा नियंत्रण है वहां पर लागू होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ये बात ये भी कहता है कि भाई मैं ऐसे क्षेत्र पर भी लागू होगा जो राज्य और नगरपालिका क्षेत्र में जो राजपत्र के द्वारा अगर अधिसूचना के द्वारा उसको घोषित कर दिया कि भाई ये क्षेत्र भी आपके क्या छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कवर होगा, तो वहां पर भी मैं अप्लाई होऊंगा। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना कि अन्य क्षेत्रों में राज्य या नगर पालिका क्षेत्र क्या करेगी कि राजपत्र के द्वारा अधिसूचना के द्वारा उसको समय समय पर अगर वे निर्देश कर दे कि भाई ऐसा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के एरिया के अंतर्गत कवर होगा, ठीक है, तो वहां पर भी ये क्या हो जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ बाढ़ नियंत्रण जो अधिनियम है 2011 वो वहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर जो 2 है ना, वो आपके एक कनेक्टिंग फैक्टर बताता है। कनेक्टिंग फैक्टर क्या है कि जो इसके संबंध में कि अगर आपको अधिसूचना द्वारा किया जाएगा तो कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट आपके कहां पर इनसे संबंधित रूल बना सकती है, तो हमने देखा था सेक्शन 13A। ठीक है, 13A देखा था ना, तो 13A का हम क्या करेंगे कि जो देखिए मैंने इसको ब्लू में लिखा है, ब्लू कट में लिखा, देखिए ब्लू कलर में, देखिए सेक्शन 1 के क्लोज नंबर 2 के लिए अन्य क्षेत्रों में राज्य राजपत्र अधिसूचना के द्वारा जो नियम बनाएगी वो बनाने की जो शक्ति है सेक्शन 13A के पास में होगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो अन्य कोई भी रिलेटिंग टू एक्ट फॉर रूल मेकिंग है। ठीक है, अच्छा मार्किंग नहीं होगा, मेकिंग होगा। ठीक है, मेकिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 13A। समझ में आ रहा नहीं यहाँ तक। दूसरा है इसमें थर्ड क्लोज क्या कहता है कि जो डेट होगी वही डेट मानी जाएगी जो राजपत्र में आपके जो रखी जाएगी, जिस दिन राजपत्र आपके पब्लिश होगा उस डेट को, तो उस डेट को वो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। लेकिन अब ये जो आपका अधिनियम बना है, अधिनियम जो लागू हुआ है राजपत्र में आपके, तो ये कब हुआ था, 6/11/2012 को ये लागू हो गया था। समझ में आ गई ना बात। तो इसमें तीनों पॉइंट यानी तीनों क्लोज आपको समझ में आए या नहीं आए, मेरे को एक बार कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स के द्वारा आप बताएंगे कि सर हमारे को समझ में आ गया, यस या नो। तीनों पॉइंट समझ में आए। ऐसा कोई पॉइंट आपको जो समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपका वेट कर रहा हूं कमेंट का। फिर से बता देता हूं साथियों, 3 क्लोज है इसके अंतर्गत, सेक्शन 1 में 3 क्लोज है, दोबारा सुन लीजिए। 3 क्लोज है। पहला क्लोज क्या कहता है आपके, भाई मैं शॉर्ट टाइटल लेकर बैठता है। ठीक है, समझ में आ गई, छत्तीसगढ़ बाढ़ नियंत्रण अधिनियम 2011। दूसरा विस्तार के बारे में बताता है। विस्तार के अंतर्गत 2 पॉइंट है, विस्तार के अंतर्गत 2 पॉइंट है। पहला, नगरपालिका क्षेत्र में जो राज्यों की जिला मुख्यालय यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लागू होगा, यानी म्युनिसिपल जो एरिया होगा वहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होंगे तो वहां पर लागू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ऐसे अदर क्षेत्र जहां पर आपके छत्तीसगढ़ राज्य अगर कोई रूल बना के कर देती है, या वहां पर जो नगरपालिका क्षेत्र है या कोई भी छत्तीसगढ़ का जो राज्य है यानी स्टेट गवर्नमेंट वो क्या करे कि भाई उसको ऐसे अदर क्षेत्र के अंतर्गत भी अप्लाई करवाना चाहे, तो वहां पर वो गजट नोटिफिकेशन निकालेगी और जिस डेट को निकालेगी उसी डेट को वहां पर वो उस एरिया के अंतर्गत क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। समझ में आ गई दूसरा पॉइंट भी, यस या नो, आपसे पूछ रहा हूँ, समझ में आ गया ना। चलिए, फिर इसमें डेट बताएगी, तो ये डेट आपको, अभी जो अधिनियम लागू है ना, ये इस अधिनियम की डेट लागू होने के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई भी अदर क्षेत्र से संबंधित अगर जिस मतलब है कि वहां पर भी अप्लाई करवाना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो उस डेट को वो वहीं पे, उस डेट को आप कंसिडर करोगे, वो वहां पर लागू हो जाएगा। समझ गए ना बात। चलिए, फिर सेकंड जो आपके क्लोज है यानी जो आपके सेकंड पॉइंट का जो एक्सटेंड विस्तार है, उसका जो पॉइंट नंबर 2 है उसके रिगार्डिंग आपके क्लोज नंबर 2 में अदर क्षेत्र का जो कनेक्टिव फैक्टर था आपका सेक्शन 13A के रूल बनाने की जो शक्ति होगी स्टेट गवर्नमेंट के पास में होगी, इनसे संबंधित रूल बना सकते हैं अदर क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करने वाला हूं साथियों कि भाई ये जो अधिनियम है अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 ये कहता है कि इस अधिनियम की बात निम्न पर लागू नहीं होगी।
नथिंग इन दिस एक्ट शेल अप्लाई टू। तो ये कहां पर अप्लाई नहीं होगा? ये दो चीजों पर अप्लाई नहीं हो रहा है। कहां कहां पर देखिए, शासन के किसी भी विभाग पर, शासन के किसी भी विभाग पर, यानी बिलोंगिंग्स टू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड शासन द्वारा प्रायोजित या स्वामित्व किसी भी मंडल, बोर्ड एंड कॉरपोरेशन प्रमोटेड बाय, निगम से संबंधित या स्वामित्व का कोई भी वास स्थान ऑन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शासन द्वारा लोकहित में नोटिफिकेशन के द्वारा विशेष रूप से छूट प्रदान किए गए अन्य भवन और भवन की श्रेणी, जो मैं यहाँ पे आपके क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बिलोंगिंग्स और ओन बाय और अदर बिल्डिंग और कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो शासन का जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, ठीक है, नोटिफिकेशन द्वारा उनको छूट प्रदान करनी है, तो वहां पर वो क्या जाएगा? अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ गई बात? एनी अदर बिल्डिंग और कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अगर लोक हित के द्वारा उसको एग्जाम किया जा रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन के द्वारा उसको अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ गया ना बात? तो ये आपको ध्यान में रखना है। यस या नो? देखिए, अगर आप इसमें बिलोंगिंग्स टू यानी प्रयोजित के रूप में या उसको ओन बाय आपके स्वामित्व के रूप में क्या करेगी गवर्नमेंट है, उनको अगर अप्लाई कर देते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और अगर छूट प्रदान करती है तो वहां पर वो लागू नहीं होगा। मैं इसको आपको शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, एक सेकंड पेन ले लेता हूं। ये लीजिए, क्या कह रहा है सेक्शन 3। दो चीज मैंने यहाँ पे आपको लिखनी है। पहला बिलोंगिंग्स और दूसरा इसमें क्या होगा? ओन बाय। ठीक है, कहां पर? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर कोई भी छूट वगैरह कर रहा है तो वहां पर वो लागू नहीं होगा। समझ गए आगे ना बात? चलिए, चले, यहां तक समझ में आया आपको? चलिए, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। क्या है सेक्शन नंबर 2 आपके? बताओ भाई, क्या है सेक्शन नंबर 2? बोलो भाई, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या है सेक्शन नंबर 2? सेक्शन नंबर 2 है आपके डेफिनेशन क्लोज। ठीक है, तो वहां पर ऐसी डेफिनेशन जो आपको ओनली आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये चीज आपके यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो वो सेक्शन हम अभी डिस्कस करने वाले, जो इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है डेफिनेशन के, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपको ओनली ध्यान में रखना है कि ये सेक्शन जो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये आपके इसके अंतर्गत आता है। चलिए, सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या है? 2 है, ये करार नामयन एग्रीमेंट के बारे में बात करता है, जो लैंडलॉर्ड होगा या टेनेंट के द्वारा जो भी होगा निष्पादित किया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में लिखित के रूप में। दूसरा इसमें होगा, वो होगा क्लोज 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो आपके छत्तीसगढ़ जो लैंड जो आपके होगा लैंड रेवेन्यू 1959 का, तो उसका अकॉर्डिंग जो अर्थ होगा वो लिया जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, फिर आता है इसमें दो के क्लोज 6 में, जो नगर पालिका क्षेत्र म्यूनिसिपल जो एरिया है से अभिप्रेत होगा नगर पालिका क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र, जैसा कि छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 क्रमांक संख्या 23 1956 या छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इसका अधीन स्थापित परिभाषित तो होना चाहिए। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्युनिसिपल एरिया मीन्स म्युनिसिपल एरिया और नगर पंचायत एरिया
is the case may be defined under the छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 और जो छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल आपके एक्ट है 1961 उसके अंतर्गत जो बताया गया है वही इसके अंतर्गत आपको अर्थ लगाना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपसे क्या किया जाएगा, चलिए 2 का क्लॉज 7 क्या कहता है, नोटिफिकेशन के बारे में बताता है ना। चलिए 2 का क्लॉज जो 7 है आपके अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन के बारे में बात करता है कि निर्दिष्ट राजपत्र में या प्रकाशित शासन की सुसंगत अधिसूचना होगी वो नोटिफिकेशन अधिसूचना कहलाएगी। नोटिफिकेशन मीन्स रिलेवेंट नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज द पब्लिश इन द गजट, वो क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन होगा। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 2 का क्लोज 8, वो आता है पुराना अधिनियम। पुराना अधिनियम से अभिप्रेत होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य जो नियंत्रण अधिनियम 1961 है उसको संशोधित करके आपको 2011 का बनाया गया। पुराना अधिनियम कौन सा हो जाएगा, 1961 का। ठीक है, ओल्ड एक्ट मीन्स छत्तीसगढ़ स्थान क्या हो जाएगा, नियंत्रण अधिनियम 1961 इंक्लूडिंग ऑल द अमेंडिंग एक्ट। ठीक है, चलिए 2 का क्लोज 10 वो क्या कहता है, बाड़ा नियंत्रक यानी रेंट कंट्रोलर के बारे में बात करता है। अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 में के अंतर्गत जो प्रकार का नियुक्त अधिकारी होगा वो बाड़ा नियंत्रक होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आरसी कौन होगा, तो आरसी होगा 7 क्लोज 1 में जो बताया गया वो आरसी होगा। ठीक है, यह ध्यान में रखना है। फिर आपका आता है 2 का क्लोज 11 बाड़ा नियंत्रक अधिकरण, बाड़ा नियंत्रक अधिकरण। ठीक है, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत गठित निकाय जो भी होगी बॉडी उसके अंतर्गत होगा। चलिए, तो मीन्स द बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन ऑफ 6(1) क्लोज 1 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनको बस आपको माइंड में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको याद करना है, माइंड में रखना है। 2 के अंतर्गत क्या है, 6 के अंतर्गत क्या है, 7 के अंतर्गत क्या है, 8 के अंतर्गत क्या है, 9 के अंतर्गत क्या है। एग्जाम में अमूमन रेयर केस है कि इनको पूछा जाए। ठीक है, कभी नहीं पूछा गया, लेकिन अपनी अगर किस्मत खराब हो तो पूछ लेते हैं, लेकिन रेयर केस में मैं कह रहा हूँ। जो मैं अब नेक्स्ट जो आपको डेफिनेशन बताऊंगा ना, तो वो सेक्शन आपको पूछा भी जा सकता है, उसके अंदर से भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो ये वाला जो सेक्शन है आपके डेफिनेशन का जो पार्ट है, ये आपके रेयर केस में पूछा जाता है। तो हमने इसको क्या किया है, एक बार शॉर्ट में जो मैंने डील आपको करवा दी है। ठीक है, चलिए फिर आता है इसमें सेक्शन 2 का क्लोज 12 निर्सित अधिनियम यानी जो रिपील एक्ट है उसके बारे में बात करता है। छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 सहित इस अधिनियम की जो भी धारा 10 है वो क्लोज 1 के अंतर्गत जो प्रवर्त आपके रिपील के बारे में बताया गया, जिस डेट को होगा वो समझ संशोधित अधिनियम होगा जो निर्सित अधिनियम कहलाएगा। ठीक है, तो मीन्स ऑल द अमेंडेड एक्ट इन फोर्स टिल डेट ऑफ द रिपील अंडर सेक्शन 10 क्लोज 1। ठीक है, ऑफ द इंक्लूडिंग द छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण एक्ट 1961। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत जो कुछ भी होगा तो वो सारा कुछ आ जाएगा निर्देशित अधिनियम के अंतर्गत कहलाया जाएगा। ठीक है, अब जो आपके रिमेनिंग जो सेक्शन है, कौन से रिमेनिंग कौन कौन से सेक्शन बच गए आपके, देखिए डेफिनेशन इंपोर्टेंट कह सकता हूं मैं, इंपोर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, अब आपके जो मुख्य कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये जो चार्ट मैं बना रहा हूं वो आप भी एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके इसमें आएगा सेक्शन नंबर 1 यानी 2 का 1। 2 का 1 क्या कहता है आपके, वह सुविधा के बारे में कहता है। क्या होता है वाह सुविधा, कौन बताएगा। अकोमोडेशन, वेरी गुड। तो ये तो आपने बता दिया मेरे को इंग्लिश में। अच्छा, मैंने लिखा नहीं इसलिए आपने बोला। अरे भाई मैं एक बार पेन चेंज कर रहा था इसलिए लिख रहा था। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये इतना डार्क क्यों हो रहा है। अकोमोडेशन,
ठीक है, फिर से पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। फिर 2 का क्लोज आपके आता है 4। 2 के क्लोज 4 में क्या बता रखा है? आदतन व्यतिक्रमी, हैबिचुअल डिफॉल्टर। ठीक है, क्या होगा? हैबिचुअल डिफॉल्टर। फिर पेन चेंज कर लेता हूं तो हो जाएगा आपके हैबिचुअल डिफॉल्टर के बारे में। ठीक है, फिर आपके होगा इसमें 2 के क्लोज 5। 2 का क्लोज 5 क्या कहता है साथियों? बहुत ही ध्यान से समझना। भवन स्वामी है, मकान मालिक, लैंडलॉर्ड, ओनर। ठीक है, भवन स्वामी, ये लीजिए लैंडलॉर्ड, फिर आता है आपके इसमें 2 के क्लोज 9। 2 का क्लोज 9 आपके किराया जो भाड़ा है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 2 के क्लोज 9 में जो होगा रेंट वगैरह बात की जाएगी। ठीक है, रेंट क्या होता है? जो रेंट होता है ना, अब वो रेंट आप उस बंदे को, जो टेनेंट है आपके, उस टेनेंट को आप जो वाह सुविधा दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग किराया दिया जाएगा। तो मैं ये जो 2 नो है, क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि जो आप 2 1 के बदले 2 1 के बदले 2 नो दिया जाएगा। अब मैंने 2 1 क्यों लिखा, 2 नो क्यों लिखा? तो 2 1 में क्या है? अकोमोडेशन, जो आप वहां सुविधा दोगे उस बंदे को तो उसके अकॉर्डिंग वो भाड़ा देगा, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आता है आपके इसमें 2 के क्लोज 13। 2 के क्लोज 13 में आपके बता रखा है सामाजिक उपताप। सामाजिक उपताप, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सोशल न्यूसेंस। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सोशल न्यूसेंस। सोशल न्यूसेंस इंग्लिश में बोलेंगे। उसके बाद में आपके आता है 2 के क्लोज 14। ठीक है, 2 का क्लॉज 14 क्या कहता है? किराएदार के बारे में बात करता है, यानी आपके टेनेंट के बारे में बात करेगा। ये जो आपके सेक्शन है डेफिनेशन के, वेरी मोस्ट है। ठीक है, इनके अंतर्गत आपसे जो क्लोज भी पूछा जा सकता है कि 2 के क्लोज 1 में क्या है? वास्तुविधा। 2 के क्लोज 4 में क्या है? हैबिचुअल डिफॉल्टर। 2 के क्लोज 5 में क्या है? लैंडलॉर्ड। 2 के क्लोज 9 में क्या है? रेंट। 2 के क्लोज 13 में क्या है? सोशल नुसेंस। 2 के क्लोज 14 में क्या है? टीनेंट। ये आपसे क्लोज वाइज भी पूछा सकता है। इसके अंतर्गत जो बातें बता रखी है वो भी पूछा जाएगा। तो दिल थाम के रखना, जो आपका नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो इसी के रिगार्डिंग होने वाला है। सेक्शन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसके बारे में मैं डील करने वाला हूँ। तो कल सभी आप वापस इसी समय मेरे सामने मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत शानदार तरीके से हम डेफिनेशन को डील करने वाले हैं। और आज का जो सेशन है, जो मैंने इसको मेरे हिसाब से समझाया है, एक बैरेट के हिसाब से ना लेकर अपने अकॉर्डिंग, तो कैसा लगा ये भी मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, शेड्यूल के बारे में अगर आपको याद रखना है तो पहली और चौथी शेड्यूल आपके टीनेंट की होगी, दूसरी और तीसरी आपकी क्या हो जाएगी? लैंडलॉर्ड की होगी।
ऐसे आप याद रख सकते हो। शेड्यूल को याद रखने का तरीका, पहली और चौथी टेनेंट की, दूसरी और तीसरी लैंडलॉर्ड की। याद हो गई? पहली और चौथी टेनेंट की, दूसरी और तीसरी लैंडलॉर्ड की। ये शेड्यूल आपको ध्यान में रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बी अवेयर, फिर से कह रहा हूँ, शेड्यूल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, जो भी होगा मैं मेरी तरफ से भी आपको कोशिश करूंगा बताने की, लेकिन आप भी एक बार प्रिपेयर रहना उससे संबंधित। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। वहां पे नहीं कर पाऊँ, जैसे कोई ऐसे बंधु है जो अभी लाइव उपस्थित नहीं हुए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि आप क्लास देख लेना। क्लास देखने के बाद में आपको जो वहां पर निरेक अकेडमी से संबंधित वहां पे आपका चैट बॉक्स है, ठीक है, तो वहां पे आप डायरेक्ट मैसेज करोगे तो जो टीम के द्वारा मेरे को वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो मैसेज मेरे पास में आ जाएगा और जो भी रिलेवेंट आपके डाउट होगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।